हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वर्कशीट 32 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और यह वर्कशीट आपके एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर की फर्स्ट वर्कशीट है। इस वर्कशीट में आपके 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट हम 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और उनका आंसर आपको रिटन फॉर्म में भी दिया है और उसी के साथ साथ सभी टॉपिक को भी शॉर्ट में अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन सी मेटल हमारी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, उसका नाम बताना है। जनरली जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमारा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी की सारी मेटल सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती है। बट एक एक्सेप्शन है, एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट पे पाई जाती है, उसका नाम है मरकरी, जिसका सिंबल है Hg। जैसा आपको सेकंड डायग्राम में भी दिखा दे रहा है, जो हमारी मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में है। इसलिए जो इसका यूज होता है, जैसे ड्रॉप दिखा रखा है, इसका यूज कहां पर होता है, थर्मामीटर में होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलेबल एंड डक्टाइल। यहां पर हमें मैलेबल और डक्टाइल का मीनिंग एक्सप्लेन करना है। जो हमारा मैलेबल है और डक्टाइल है, ये हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज होते हैं। मैलेबिलिटी का मतलब ये होता है, अगर हम किसी भी मेटल्स पे उस पर हथौड़ा बजाएंगे, उसे हथौड़े से पीटेंगे तो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी प्रॉपर्टी को हम मैलेबिलिटी बोलते हैं। जैसे यहां पर नोट है, मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय विच इट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। जैसे एग्जांपल कौन सा हो गया, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। जैसा फर्स्ट डायग्राम में दिखा रखा है, ये हमारा गोल्ड का पीस है। जैसे इसे हथौड़े से हैमर किया गया, इट मींस इसे पीटा गया है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, थिन शीट में कन्वर्ट हो गया है। और मेटल की इसी प्रॉपर्टी को मैलेबिलिटी बोलते हैं। और सेकंड है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें किसी भी मेटल को ड्रॉन करके उसे खींच के एक वायर में कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर नोट है, मेटल इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉपर। कॉपर मेटल जैसे यहाँ पर शो रहा है सेकंड डायग्राम में, इसे ड्रॉन कर या खींच के किस में कन्वर्ट कर दिया है, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर दिया है। इट मींस ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी है। तो यहां पर आपको मैलेबल और डक्टाइल इजीली क्लियर हो गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन है, वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल के अंदर सोडियम और पोटेशियम को क्यों रखा जाता है। हम नेक्स्ट वर्कशीट में रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल को देखेंगे, वहां पर आप फाउंड आउट करोगे, वहां पर आप देखोगे जो सोडियम और पोटेशियम होता है, इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। और इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है इसलिए जैसे ही एनवायरमेंट में जाएंगे तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पर आग लगने का खतरा रहता है। ये क्या करते हैं, कैच ए फायर, आग पकड़ लेते हैं और इसकी वजह से वहां पर एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो सकती है। इसे रोकने के लिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। जैसे यहाँ पर नोट है, बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड रिएक्ट विगरसली विद द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। जो भी हमारा मॉइस्चर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होता है, उनके साथ विगरसली रिएक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ये कॉज ए फायर, आग पकड़ सकता है और वहां पर एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो सकती है। इसी एक्सप्लोजिव रिएक्शन को रोकने के लिए सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम और जो भी हमारा पोटेशियम हो गया वो केरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है, दोनों के दोनों को किस में रखा गया है, केरोसिन ऑयल में रखा गया है। अगर इसे बाहर निकालेंगे तो दोनों के दोनों कैच फायर, आग पकड़ लेंगे और एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो सकती है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम्फोथेरिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जांपल। यहाँ पर एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है, उसके 2 एग्जांपल बताने हैं। तो एम्फोथेरिक ऑक्साइड आर द दोज ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर देते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ZnO और एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। ये दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर देते हैं। जैसा फर्स्ट में दिखा रखा है एग्जांपल में, एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो Al3 साल्ट देता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। ऐसे जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, इट मींस NH के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट देगा और वहां पर भी वाटर देगा। यही नेचर इंडिकेट करता है कि जो भी हमारा ऑक्साइड होगा वो एम्फोथेरिक ऑक्साइड होगा। तो आई होप आपको 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली क्लियर हो गया होगा। और अब हम जितने भी हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उन्हें हम उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की है लस्टर। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो शाइनिंग सरफेस में होती है। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो भी हमारा गोल्ड है और आयरन है, दोनों के दोनों शाइनिंग सरफेस है, इसलिए वो मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स क्या होती है, जिनकी शाइनिंग सरफेस नहीं होती, जैसा कि कार्बन और सल्फर। बट नॉन मेटल्स में आयोडीन नॉन मेटल्स है बट उसकी शाइनिंग सरफेस होती है।
सेकंड हो गया हमारा हार्डनेस, तो जितनी भी मेटल्स हैं वो जनरली हार्ड होती हैं, जैसे कि अभी हमने आयरन, गोल्ड देखा था। बट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, वो नाइफ से भी कट सकते हैं, चाकू से भी कट सकते हैं। और हमें जितने भी एक्सेप्शन है उन्हें याद रखना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन वहीं से 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्शन डायमंड। जो डायमंड है वो कार्बन कैलोटॉप्स होता है, वो हार्ड होता है। ऐसी मेलेबिलिटी को भी हमने डिस्कस किया था। मेलेबल कैन बी बीटन इनटू थिन सेट, आपको गोल्ड की पिक्चर में दिखाई दे रहा है। जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलेबल होता है। नॉन मेलेबल का मतलब है कि उन्हें चादर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। फोर्थ डक्टिलिटी, ये भी क्लियर किया था। जिन मेटल को ड्रॉन करके थिन वायर में कन्वर्ट किया जाता है वो प्रॉपर्टी हमारी डक्टिलिटी होती है, और वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? मेटल की। जैसा आपको कॉपर वायर का एक डायग्राम शो हो रहा है। और जबकि जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। इट मींस उनमें से करंट इजीली पास हो जाता है, एक्सेप्शन लेड एंड मरकरी। तो जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जैसे हमने 2 वायर के बीच में स्टील पेपर की क्लिप लगाई है, तो स्टील हमारी क्या है? मेटल्स है, इसलिए उसमें से करंट पास हो रहा है और हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्शन ग्रेफाइट। तो जैसे हमारा जो प्लास्टिक टॉय है वो नॉन मेटल है, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको। तो जैसे हमने वायर के बीच में प्लास्टिक टॉय लगाया है तो वहां पर हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। इट मींस ये बैड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम की हेल्प से इजिली क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर आपको एक्सेप्शन सारी की सारी याद रखनी है, और यहीं से आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी। तो मेटल्स हमारी सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, और जितने भी जो सॉलिड स्टेट होगी उनकी डेंसिटी हाई होगी, और उसी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। बट हमारा सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट है, इसकी वजह से उनकी डेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी। जबकि नॉन मेटल्स हैं उनकी जो डेंसिटी होगी वो लो होगी, और इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा। लास्ट पॉइंट है सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? जो सुरीला साउंड देते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं किसी भी हार्ड सरफेस के टकराने के साथ। तो जैसा आपको पिक्चर और डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो भी हमारे ये क्या है, ये स्टील के या आयरन के बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं। जैसे इसे एक दूसरे पे छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? वहां से साउंड प्रोड्यूस होगा। जबकि सेकंड एग्जांपल हमारा किसका है? कोयला। कोयला क्या होता है? नॉन मेटल्स होता है, कार्बन से मिलकर बना होता है। यहाँ पर जब हम कोयले को एक कोयले पे दूसरे पे छोड़ा जाएगा तो वहां पर कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आई होप आपको सारे प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्लियर हो गई होंगी। तो जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड देती हैं, जैसे कॉपर हो गया और एल्युमिनियम हो गया। डिफरेंट मेटल्स हैं जो डिफरेंट एक्टिविटी शो करेंगी ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी डिफरेंट है। जो सोडियम है, पोटेशियम है, वो वायरसली रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए उन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अभी हमने डिस्कस किया है। सेकंड पॉइंट है इसी में, जो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है और लेड है, वो स्लो रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी लो होती है। और जो आयरन हो गया, आयरन हीटिंग करने पे बर्न नहीं होता, जबकि जो हमारी आयरन फिलिंग्स होती हैं वो विगरसली बर्न होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लर्न करना है। ऐसी कॉपर है, कॉपर एयर में जाके बर्न नहीं होगा, बट उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग चल जाएगी कॉपर ऑक्साइड बनने की वजह से। और जो हमारा Ag है और Au है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, और रिएक्ट नहीं करते हैं इसलिए इनके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको क्लियर हो गया है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ऐसी वाटर के साथ है, देखो सोडियम पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, इसलिए वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जबकि जो हमारा एल्युमिनियम, Fe और Zn है वो खाली स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। इट मींस इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी और कम होती है। और जो हमारा लेड, कॉपर, Au, Ag है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जैसे उन्हें वाटर पे छोड़ा जाता है तो वो क्या करने लग जाते हैं? फ्लोट करने लग जाते हैं। जितने भी मेटल्स हैं उनकी एयर के साथ रिएक्टिविटी या वाटर के साथ रिएक्टिविटी उनकी रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करती है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ सारे टॉपिक भी इजीली अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आगे ऐसे ही वर्कशीटों के सॉल्यूशन लाते रहेंगे।